Hello students, once again I am with you with a new chapter of business organization and management, that is globalization and liberalization. Globalization and liberalization. Then first of all we are going to discuss about the globalization, and thereafter we will discuss about the uh, liberalization. Then first of all, globalization, वैश्वीकरण. Globalization refers to the process of integration of the world into one huge market. मीन्स वैश्वीकरण से अभिप्राय है कि सारे संसार को एक बड़ी मार्केट में जोड़ना. सच यूनिफिकेशन विल बी पॉसिबल इफ़ ऑल द ट्रेड बैरियर्स अमंग द कंट्रीज़ आर रिमूव्ड. और ये सारा इकट्ठापन तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब जितने भी व्यापार में बैरियर्स हैं, हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर कर दिया जाए सभी कंट्रीज़ के बीच में. तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वर्ड डराइव फ्रॉम द वर्ड ग्लोब. ग्लोब अब आपने कभी देखा है, जब एक बड़ा सा बाउल जैसा होता है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के मैप्स जो हैं ड्रॉ किए जाते हैं, तो वो सारा ग्लोब है. ग्लोब मतलब अलग अलग उन, अब इनको ग्लोबलाइजेशन करना है, सारी कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ना है ताकि एक ह्यूज और बिजनेस पर्पज़ से, ताकि सारा का सारा वर्ल्ड जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे और एक ह्यूज मार्केट, एक बड़ी बाज़ार जो है सबके लिए तैयार हो सके. और ये तभी संभव हो सकता है जब जितने भी व्यापार में बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके और एक जैसी पॉलिसीज़ को अपनाया जा सके. तो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. मतलब आप वैश्वीकरण की परिभाषा जब देंगे तो वैश्वीकरण से अभिप्राय उस क्रिया से है जिसके अंतर्गत सारे विश्व को एक साथ जोड़ा जाता है और एक बड़ी मार्केट को तैयार किया जाता है. और ये तभी संभव हो सकता है जब सारे व्यापारिक बाधाओं को दूर किया जा सके. तो ये था आपका ग्लोबलाइजेशन. द नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कि ग्लोबलाइजेशन की क्या विशेषताएं रहती हैं. तो सर्वप्रथम विशेषता है फ्री ट्रेड. ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. तो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज़ फ्रीली. कि एक कंट्रीज़ के बीच में जो मूवमेंट हो रही है वस्तुओं और सेवाओं की, वो फ्री हो सके. जितने भी टैरिफ, जितने भी ड्यूटीज़, जितने भी टैक्सेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे लगाए जाते हैं, एक्सपोर्ट पे लगाए जाते हैं, उनको कम से कम किया जा सके ताकि एक देश से दूसरे देश में सामान, वस्तुएं और सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के आसानी से पहुंचाई जा सकें. द नेक्स्ट इज़ फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में वही है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जब कैपिटल को पहुंचाना है. अब कैपिटल पहुंचाने के जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी आपकी कैपिटल जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में दी जाती है. या FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी कंपनीज़ में या किसी बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे कैपिटल को लेके आना है, मतलब फ्री मूवमेंट करना है, स्वतंत्र रूप से एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में भेजने हैं. तो बहुत सी ऐसी फ्री मूवमेंट के लिए जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम करना है. तो नए फेरा फेमा एक्ट इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को, कैपिटल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस मूव किया जा सके. द नेक्स्ट वन इज़ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर. अब लेबर जो है, अगर लेबर की मूवमेंट भी बहुत फ्री हो तो कंट्रीज़ के लिए अच्छा रहता है. जैसे इमिग्रेशन लॉज इसके लिए बनाए जाते हैं और वो जो लेबर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है वो आसानी से हो जाता है. जैसे आप देखते होंगे कि सऊदी अरेबिया, इन जगहों पे हमारे जो टेक्निकल पीपल हैं, चाहे वो प्लम्बर का काम करते हो, इलेक्ट्रिशियन हो, वहाँ पे बहुत डिमांड रहती है. तो तभी स्किल्ड लेबरर्स इसीलिए मूव करते हैं ताकि वहाँ पे उनको रेम्यूनरेटिव प्राइजेस अच्छे से मिल जाते हैं. और उन कंट्रीज़ में बिकॉज पॉपुलेशन कम है तो वहाँ लेबर की ज़्यादा डिमांड रहती है. तो यहाँ इंडिया से या कहीं से भी जब लेबर, किसी भी कंट्री से लेबर जाती है तो वो फ्री मूवमेंट हो सके, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी कंट्री तक उनको भेजा जा सके. तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. नाउ इट इज़ द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को भी फ्री मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को हम अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शंस में यूज़ करके आसानी से एक अपना जो गैप है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी लैकिंग रहती है, उसमें हम आगे से अच्छे से कर सकें. तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. की ग्लोबलाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं. द नेक्स्ट वन इज़
ग्लोबलाइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ग्लोबलाइजेशन की क्यों ज़रूरत रही है। तो द फर्स्ट वन इज़ मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कि आप बहुत से वित्तीय लाभों को देखते हुए आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हो, क्योंकि बहुत सी ओवरसीज़ मार्केट में जो आपकी फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें बहुत से चांस रहते हैं कि आप अपने पैसा जो है, जितनी डोमेस्टिक मार्केट में जितना आप घरेलू बाज़ार में उतना पैसा नहीं कमा सकते हो, लेकिन आप बाहर जाके अच्छे से, अब जैसे चाइना के बहुत से गुड्स यहाँ पे आते हैं। अब चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आजकल कंट्रोवर्सी वॉर सिचुएशन है, लेकिन चाइनीज़ क्यों हमसे वॉर नहीं करना चाहते, बिकॉज हमारे पास बहुत से उनकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जहाँ कंजम्पशन हम बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा टिकटॉक बैन करने से किस तरह से चाइना हिल गया था, जूम का कितना ज़्यादा चाइनीज़ इसका बहिष्कार कर रहे थे कि क्यों इंडिया ने ये सब बैन किया, क्योंकि हमारी कंट्री से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे और उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स यहाँ से मिलता है। उनकी इकोनॉमी जो है बेस्ड ऑन इंडिया, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा वित्तीय लाभ कमाने के लिए ग्लोबलाइजेशन की डिमांड की गई है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द रीज़न। अब जैसे हम बहुत सा पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो है, कच्चा माल जो है, बहुत सा हम सऊदी अरेबिया, ईरान से इंपोर्ट करते हैं। तो वो क्या रीज़न है, क्योंकि वो रीज़न यही है कि वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम अपने यहाँ मतलब इंडिया में तेल के कुओं को अगर हम निकालते हैं तो हमारा जो पेट्रोलियम की कीमत है, जितना हम इंपोर्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, अब जो इंपोर्टेड तेल है उसकी कम पड़ती है, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कई बार क्या है, कम आती है। चीपेस्ट रॉ मटेरियल उनको आसानी से मिल जाता है, तो इसका फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट है श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो आजकल के टाइम में ड्यू टू फास्टर कम्युनिकेशन, स्पीडिएस्ट ट्रांसपोर्टेशन और फाइनेंशियल फ्लो जो है, जितना टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के कारण जो है हमारा टाइम और डिस्टेंस जो है वो दूर हो गया है। इसी कारण से जो मार्केट है वो एक दूसरे के पास आ गई है। अभी भी हमने किसी अगर आप 15-16 ईयर्स बैक बात करो, या इनफैक्ट आप 5-6 साल पहले बात करो, तो अगर आपको अमेरिका में किसी पर्सन से बात करनी होती थी तो कितना आपको डायल करना है, एसटीडी कॉल्स लगानी है, आईएसडी कॉल्स लगानी है, तब जाके आप जो है इंटरनेशनली टॉक कर सकते हो। लेकिन आज हमारे पास व्हाट्सएप अवेलेबल है, हम इजीली इंटरनेशनल कॉल जो है वीडियो भी देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये सारा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के कारण जो स्पीडीएस्ट वे हुआ है, उससे टाइम और डिस्टेंस जो श्रिंक हुआ है, तो इस कारण से भी हमें ग्लोबलाइजेशन जो है आवश्यकता पड़ी है। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ, नेक्स्ट इज ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन मार्केट में बहुत सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कंट्रीज़ के लिए रहती है, कि उनको अपनी डोमेस्टिक मार्केट में इतना उनके लिए किसी भी कंट्री के लिए स्कोप नहीं है। जैसे जापानीज़ जो हैं वो यूएस मार्केट में बहुत ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। जापानीज़ जो हैं वो ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उन्होंने यूएस मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। तो यूएस मार्केट को कैप्चर जैसे उन्होंने किया है, क्योंकि उनके अपने कंट्री में इतनी डिमांड ऑटोमोबाइल्स के लिए नहीं रहती, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत इम्प्रूव्ड हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, तो इतना उनको नहीं रहता जितना वो फॉरेन मार्केट में उनके लिए ग्रोथ पोटेंशियल है। फिर नेक्स्ट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद दिस पॉइंट, डिमांड कंसनट्रेट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, कि डोमेस्टिक जो अपना घरेलू बाज़ार है उसमें आपके प्रोडक्ट के लिए इतनी डिमांड नहीं है, जबकि आप बाहर की कंट्रीज़ में जाके अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड रख पाते हैं। तो इस कारण से आपको ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी है। द नेक्स्ट वन इज़ नेशनैलिटी ऑफ द कंपनीज़। तो नेशनैलिटी ऑफ द कंपनीज़ भी हमारे ग्लोबलाइजेशन को बहुत डिसीज़न को इफ़ेक्ट करता है। वो कंट्रीज़ जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो वो हमेशा ही उन कंट्रीज़ में अपने पैसे को, अपनी मार्केट को डेवलप करना चाहते हैं जो पॉलिटिकल स्टेबल हैं। तो और जहाँ पे लिबरल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती हैं, तो उस कंट्रीज़ में भी बहुत से लोग जो है वो पैसा लगाना चाहते हैं, ताकि उनके द्वारा पैसा लगाया गया सेफ़ हो। मोरोवर बहुत सी गवर्नमेंट्स जो हैं इंसेंटिव्स, बहुत सी कंसेशन जो हैं वो देती है। जब बाहर के लोगों को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को या फॉरेन बिजनेसमैन को ये पता लगता है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं कि हमारे द्वारा हमारी कंट्री में जो हमारा पैसा लगा रहे हैं, अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाके उस पैसे को लगाते हैं तो हमारा एक अच्छा बिजनेस जो है वो ग्रो हो सकता है। तो नेशनैलिटी ऑफ द कंपनीज ऑल्सो अफेक्ट योर ग्लोबलाइजेशन डिसीजन। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, तो इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन का मतलब भी यही है, लिबरल का मतलब होता है उदारीकरण।
लिबरलाइजेशन उदारीकरण, उदार, लिबरल उदार, उदारीकरण। तो उदारीकरण जब हम उदारीकरण को एक कॉमर्स की, एक इकोनॉमिक्स की सेंस में लेते हैं तो वो यही होता है कि जो एक्स्ट्रा सरकारी नियंत्रण है उससे अपनी इकोनॉमी को, आर्थिकी को उदार बनाना है। तो उस उदार का मतलब यही है कि जहाँ पे बहुत लाइसेंसिंग राज है, लाइसेंसिंग प्रथा है, उस प्रथा को कम करके अपने व्यापार को मुक्त करना है, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। तो इसका भी इफेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन, और इंडिया में आपको पता है भारत में 1991 में ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आया जब पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन जी। तो वहाँ पे इस उदारीकरण की बात आई कि अगर हम अपनी जो हमने एक्स्ट्रा सरकारी नियंत्रण, हस्तक्षेप किया हुआ है अपनी इकोनॉमी में, अगर उसको हम दूर कर दें तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ लेबर जो है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल जो है यहाँ पे अपनी आर्थिकी में चलेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है डेवलप होगी। और डेफिनेटली अगर आप आज से अपने घरों में भी पूछें तो 1991 से पहले किसी के यहाँ कार, स्कूटर्स बहुत मुश्किल से होते थे, लेकिन अब वो उसका इफ़ेक्ट जो है धीरे धीरे पता लगने लगा। और इससे लिबरल करना मतलब सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना है, तो उसमें भी आपका ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी ज़रूरत आपको महसूस हुई है। द नेक्स्ट वन इज़ हाईटेक इंडस्ट्रीज़। तो हाईटेक इंडस्ट्रीज मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये इनको भी ग्लोबलाइजेशन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत से वो पैसे लगाते हैं। और टेक्नोलॉजी का अगर बात करें तो हमारे से एडवांस टेक्नोलॉजी जापान में चल रही है, यूएस में चल रही है। तो कई बार हमें इन टेक्नोलॉजीज़ को लेना पड़ता है थ्रू लाइसेंस लेके हम उन टेक्नोलॉजीज़ को लेते हैं, अपने यहाँ उन टेक्नोलॉजी का सहारा लेके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसलिए भी अगर ऐसे ही कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता, उसके लिए लाइसेंस में हमें पैसा देना पड़ता है। तो इस कारण भी ग्लोबलाइजेशन की जो ज़रूरत है वो महसूस की गई, ताकि हमारे यहाँ भी अच्छी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके एक प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर किए जाएँ, बनाए जाएँ। तो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी। फिर है स्पिन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, कुछ इसके बेनिफिट्स जो हैं मिलते हैं। एक रेपुटेशन जो है, जब आप ग्लोबली काम करते हो, जैसे हमारे पास सैमसंग फ़ोन है तो वो साउथ कोरिया का है। अगर हम बहुत से फ़ोन्स जो हैं साउथ कोरिया के यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली और मेरा अगर फ़ोन एक अच्छा चल रहा है तो एक अच्छी रेपुटेशन साउथ कोरिया की जनरेट हो रही है माइंड में कि ये साउथ कोरिया का प्रोडक्ट जो है अच्छा। डेफिनेटली मैं 4-5 सालों से इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ गोइंग इन अ प्रॉपर वे। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, मतलब सैमसंग इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड सैमसंग प्रोडक्ट्स रिलेट्स टू साउथ कोरिया। तो मतलब एक अच्छी रेपुटेशन जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है वो कंट्री की डेवलप हुई है। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उतारते हो तो आपकी रेपुटेशन, आपकी कंट्री की रेपुटेशन जो है वो अच्छी बनती है। तो ये थी नीड फॉर ग्लोबलाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रैटेजीज फॉर ग्लोबलाइजेशन, कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन को किया जाता है। कि हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं कि वैश्वीकरण होगा, सारे संसार को एक सूत्र में बांधना है, एक जगह एक बड़ी मार्केट को तैयार करना है। तो किस स्ट्रैटेजीज, किस बेस पे हम ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ एक्सपोर्ट, एंड यू पीपल वेरी वेल नो अबाउट द एक्सपोर्ट। कि एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग योर गुड्स टू अनदर कंट्री। तो अपनी गुड्स को दूसरी कंट्री को बेचना, दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि अपने यहाँ अपनी कंट्री में तैयार की गई गुड्स को दूसरी कंट्रीज़ में बेचना इज़ एक्सपोर्टिंग। और एक्सपोर्टिंग के लिए भी अब आपको ये पता ही होगा कि एक्सपोर्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब है कि द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ परफॉर्म्स द इंटरनेशनल सेलिंग एक्टिविटी। डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्ट वे में अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक बेच रहे हैं। और इनडायरेक्टली एक्सपोर्टिंग का मतलब है कि कुछ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मार्केटिंग करके मिडलमैन की सहायता से, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में भेजना है। मतलब एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट का मतलब यही है कि टू सेल द प्रोडक्ट इन अनदर कंट्री। एंड एक्सपोर्ट्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स वेयर द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ सेल हिज गुड्स to another country, and indirect means through middlemen, through
कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ये अपने प्रोडक्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं बेचने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अब लाइसेंसिंग का मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी लाइसेंसिंग में, जैसे लाइसेंसिंग का मतलब है कि एक कंट्री का एक फर्म दूसरी कंट्री के फर्म को उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आता है पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क को यूज़ करने के लिए वो लाइसेंस देते हैं। और लाइसेंस ही जो है, इसके बदले में जिस कंट्री को ये लाइसेंस दिया जाता है उनको लाइसेंसी कहते हैं, वो रॉयल्टी या फीस जो है लाइसेंसर को पे करता है। तो इसको, और ये जनरली टेक्नोलॉजी के मामले में यूज़ होता है कि टेक्नोलॉजी में जैसे वॉशिंग मशीन है, सपोज़ वॉशिंग मशीन का नया मॉडल आ गया है, उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई है और मैंने अपने इन्वेंशन किया है, नया कुछ इम्प्रूव किया है, या मोबाइल फ़ोन में ही नया कोई मैं फ़ीचर लेके आई हूँ और फ़ीचर लेने के बाद जो है मैंने उसको पेटेंट करा लिया है। वो नया इन्वेंशन है, अभी तक कहीं नहीं बना है, पेटेंट करा लिया है और अब मैं सबको बता रही हूँ, हर जगह मैंने मार्केटिंग की है, एडवर्टीज़मेंट की है कि मेरे इस इन्वेंशन से इसमें ये फ़ीचर, मोबाइल में ये फ़ीचर जुड़ जाएगा। तो अब दूसरे जो लोग हैं वो मुझसे इस टेक्नोलॉजी को लेना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, उसके बदले में मैं उनको लाइसेंस दूंगी कि आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मुझे क्या करना है, पैसा देना है। अब पैसा देने के लिए जब वो मुझे पैसा देंगे तो ये भी एक ग्लोबल मार्केट में उतरने का एक साधन होता है। इसी तरह फ्रेंचाइजिंग, तो फ्रेंचाइजिंग इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग, जिसमें कि जो दो हैं, फ्रेंचाइज़र एंड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज़र मतलब जो पेरेंट कंपनी का होता है, जो एक देश का होता है। फ्रेंचाइजी मतलब वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी एक प्रिस्क्राइब मैनर में एक बिज़नेस के फॉर्म में एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे आपका जोमेटो है, ठीक है, या आपका डोमिनोज़ है, तो डोमिनोज़ इज़ नॉट एन इंडियन पिज़्ज़ा मेकर। उनके हर जगह क्या है, डोमिनोज़ के आपको मिल जाएंगे। जैसे चंडीगढ़ में जाओ तो वहाँ पे आपको डोमिनोज़ के आउटलेट्स मिलेंगे। आप डोमिनोज़ के आपके हर जगह, मतलब कहीं ना कहीं आप कांगड़ा ही जाते हैं, इनफैक्ट वहाँ भी खुले हुए हैं। तो डोमिनोज़ इंडिया का नहीं है। डोमिनोज़ जैसा आपको पिज़्ज़ा यहाँ पे खिलाएगा वैसे ही आपको अमेरिका में खिलाएगा। तो ये भी फ्रेंचाइजी उन्होंने जगह जगह खोले हुए हैं। और फ्रेंचाइजी जो है, फ्रेंचाइजी का नाम यूज़ करता है, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स को या बिजनेस अप्रोच को जो है यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अनुबंध हो जाता है कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं गुड्स को, या असेंबल कर सकते हैं गुड्स को दूसरी कंट्री के बीच में। द नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट